बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सच कह विद जुनेद अंसारी एक शऊर व आगही की सीरीज़ है जो जारी है। मेरे साथ एक ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जो समाज की बेहतरी का जज्बा भी दिल में रखते हैं और इनको अल्लाह पाक ने वो स्किल दे रखा है जिससे बराह रास्त ये इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। वेरी सून लीडिंग टू बी द प्रोफेसर ऑफ ENT, नाक कान और गले की सर्जरी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं आप, क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट हैं आप, डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं और जल्द ही इंशाल्लाह आप प्रोफेसर भी होंगे अपने इस स्पेशलिटी के। सबसे पहले मैं चाहूँगा वो लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं उन्हें हल्का सा एक गो थ्रू हो जाए। हु इज़ डॉक्टर एजाज़ अहमद राजा, कहाँ बचपन गुजरा, इब्तदाई तालीम से लेकर स्पेशलाइजेशन तक, यहाँ तक का सफ़र, हल्का सा फ्लैशबैक। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक तो समानी से है सर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर की तहसील समानी और गांव दराल, और दराल के भी आगे एक टाउन है बुरजुन, बुरजुन की टेड़ा से तल्लक है। प्राइमरी तक तो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का टाट वाला स्कूल, फिर मिडिल और हाई वहाँ पे ही एक जनाला गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से मैट्रिक किया। जो FSC है वो मीरपुर से है, गवर्नमेंट कॉलेज से। थ्रू आउट गवर्नमेंट के ही सिस्टम में रहे, टाट के स्कूल से स्टार्ट लिया और अल्लाह का करम है कि उसने बहुत सारी इज़्ज़तों और बहुत सारी नियामतों से नवाजा। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है वो जो एक हदीस भी है कि आपको जो है ना इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो उस पर अमल करने का भी मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली मेरिट पे सीट ना मिल सकी उस वक्त। ये MD कैट और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और चीज़ें शायद उस तरह कोप अप ना हो सकें, तो मुझे ग्रेजुएशन MBBS के लिए चाइना जाना पड़ा। 2008 पिम्स में वापस लैंड किया और फिर पाकिस्तान के होके रह गए। 9 में हाउस जॉब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद से की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट में पार्ट 1 निकला। प्रोफेसर साहिबान जो मेरे सुपरवाइज़र रहे, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे आल दो के ट्रेनिंग का मिलना बड़ा मुश्किल मरला होता है, लेकिन अल्लाह का करम। और मैं समझता हूँ कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर अंजम खावर, प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इंडक्ट किया और मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो FCPS है वो कम्प्लेक्स से CPSP के अंडर कंप्लीट किया। फिर सुपर स्पेशलिटी में हेड एंड नेक सर्जरी में कुछ टाइम आगा खान में गुजारा। इस दौरान मल्टीपल जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, हैंड्स ऑन वर्कशॉप करते रहे। उसके बाद मीरपुर में मैं 2017 में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में आया। आल तो मुश्किल डिसीजन था उस वक्त। मेरे पास फेडरल की रेगुलर जॉब थी ग्रेड 18 की। डिसीजन मुश्किल था वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आना, लेकिन उसमें एक पेरेंट्स के एंड की चीज़ थी, फैमिली की इन्फोर्समेंट थी, कुछ सीनियर कोलीग्स जिनमें इस वक्त जो प्रिंसिपल हैं मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर साहब, उनकी गाइडलाइन थी कि जी आपको आना चाहिए और आपको अपना रोल यहाँ पे प्ले करना चाहिए। सो बहुत सारे दोस्तों की, और दूसरा जहाँ पे रिस्क पानी लिखा होता है वहाँ बंदा पहुँच जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना कैरियर स्टार्ट किया कॉलेज के अंदर, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इसी लाइन पे चलते आ रहे हैं। इस दौरान मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे काम किया। UHS के साथ एज ए डिप्टी कंट्रोलर के तौर पर रहे, फिर फोकल पर्सन UHS, क्योंकि वो दिन थे, मुझे याद है कि जब हमारे कॉलेज AJ के यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट हो रहा था UHS के साथ। एग्जामिनेशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, काफ़ी ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू AJ के यूनिवर्सिटी। तो वो सारी सिक्रेसी और स्क्रूटनिंग और उन चीज़ों को मैनेज करने का मौका मिला। उसके बाद चीज़ें चलती रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हिस्सा बने, फिर उसके एज ए प्रेसिडेंट लोगों ने ऑन किया। सो मल्टीपल चीज़ें इसके साथ चल रही हैं, अल्लाह का करम। डॉक्टर एजाज़ अहमद राजा साहब, जिस इलाके से आपका ताल्लुक़, आपके जो मामू थे मेरे अच्छे मेहरबान थे, दोस्त थे, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, मुस्लिम लीग का वो हिस्सा थे।
हमारे इलाके के लोगों में स्पेशली जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, सेहत की सहूलियात काफ़ी कंप्रोमाइज्ड हैं, इनमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। शोमी किस्मत इस वक्त जो वज़ीर सेहत आमा हैं निसार अंसर अब्दाली साहब, वो भी ऐसे ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर लोग चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जिस पोजीशन में अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे मौका दिया है, पीएमए के सदर भी हैं आप ईएनटी सर्जन सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं आप, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर आप प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर के साथ उनके राइट हैंड के तौर पे काम भी कर रहे हैं। कैसे चीज़ों को आप एक गरीब आदमी के लिए बेहतर कर रहे हैं और कर सकते हैं? अब्दाली साहब को भी मैं ये प्रोग्राम भेजूंगा इंशाल्लाह। देखिए, इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें होती हैं। बीइंग अ स्पेशलिस्ट देखें तो हमारा जो रोल होता है वो सर्विस डिलीवरेंस के एंड पे होता है। हमने वही बात है कि मरीज़ देखने हैं, मरीज़ों की देखभाल करनी है, सर्जरीज़ करनी है और फिर उन जो पेशेंट्स का ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि इसके साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसोसिएशन की, और मैं समझता हूँ एसोसिएशन से हट के भी जो मेरा अपना एक नज़रिया है कि जब आप कम्युनिटी के अंदर एक वाइटल पोजीशन के साथ बैठे होते हैं, बीइंग अ स्पेशलिस्ट कोई कम पोजीशन नहीं है। अगर मैं इसको माइनस भी करूँ ना अपनी प्रेसिडेंसी को पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, तो जो एक डॉक्टर और फिर डॉक्टर के बाद जो स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ उसने पेशेंट देखने हैं और उन पेशेंट्स का ख्याल रखना है। वो सोसाइटी की क्रीम है, वो सोसाइटी का ब्रेन है। उसकी जो थिंकिंग पॉजिटिव अगर होंगी तो वो सोसाइटी में बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का शायद मैं एज ए प्रेसिडेंट अपना रोल नहीं प्ले कर रहा होता, मेरी अपनी एक ज़ाती इनपुट सिस्टम में और एक एफर्ट्स होती हैं कि क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। जहाँ तक आपके इस सवाल का तल्लुक़ है कि जी पेरिफेरी के हवाले से या यहाँ मीरपुर के हवाले से, बेहतरी के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो डायरेक्शंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हाल तो कि हमें कोई ऐसे रिजल्ट्स तो नहीं नज़र आ रहे करंट गवर्नमेंट के कि मैं ये कहूँ कि जी बहुत ही अच्छी सेहत की सहूलियात होने जा रही हैं या बहुत कोई जानदार किस्म की पॉलिसी बन गई है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि जो करंट रजीम चल रही है वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रही है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों को फोकस्ड कर रही है, जो अच्छी बात है। हाल तो कि बजटिंग पे तो हमें कोई बहुत खातर ख्वाह डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है या जो चीज़ों को सीरियस लेने के हेल्थ के हवाले से है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हो रहा है, जो अच्छी बात है। जो आपने बात की वज़ीर सेहत साहब की, तो क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज सर्कल में उनके काम कर रहा हूँ हेल्थ पॉलिसी पे, मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 से 30 साल तक हेल्थ पॉलिसी के हवाले से किसी ने बात की हो। रूटीन होती है, जो रनिंग चीज़ें उसी पे चलती रहें। तो मैं ये मतलब आपके प्रोग्राम के तवसत से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि नियर फ्यूचर विद इन 1 to 2 months आपको एक रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी जो है एजे के गवर्नमेंट की तरफ से वो आप मंजर आम पे आएगी और आपको देखने को मिलेगी कि हेल्थ को पॉलिसी वाइज टोटल रिवाइज किया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेहतरी की जो बात आपने की कि मैं सिर्फ मीरपुर डिवीजनल हेडक्वार्टर की बात करूं तो पिछले 2 सालों में ऐसे बेशुमार इक्विपमेंट आया है कि जो इक्विपमेंट हम साल सोचा करते थे। आर्थोपेडिक के हवाले से मैं बात करूं तो सीआम मशीन करोड़ों की मशीन है, आप बेहतर समझते हैं। रेडियोलॉजी में डिजिटल एक्सरे का होना, अल्ट्रासाउंड पोर्टेबल का होना, ईएनटी में फ्लेक्सिबल नेजोफ्रिंगोस्कोपी का आ जाना, यूरोलॉजी में यूरोथ्रोस्कोप का आ जाना, ये वो मोटी आइटम्स हैं कि जो आज किसी भी अच्छे सेटअप के लेटेस्ट गैजेट्स में शुमार होती हैं। हाल तो कि बेशुमार कमियां भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, एक चीज़। दूसरी, इसी प्रोग्राम के ज़रिए एक अच्छी दूसरी जो खबर है कि एक हमने बड़ी शदीद किस्म की ड्राइव चलाई थी कुछ अर्सा पहले, आप भी उसमें हमारे शाना बशाना रहे कि मीरपुर जैसे शहर के अंदर सीटी स्कैन की मशीन का ना होना। सो मैं आज ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगले 3 से 4 माह में फाइनेंशियल अप्रूवल भी हो चुका है, परचेजिंग के फेज़ में है कि डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल DHQ मेंबर आपका जो रावला कोट और एम्स कोटली में क्योंकि ऑलरेडी लग चुकी है, तो इनके अंदर लेटेस्ट किस्म की सीटी स्कैन मशीन गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टॉल होने को जा रही है। अब हम आते हैं पेरीफ्री की तरफ। यहाँ पे भी बेशुमार कमियाँ हैं, लेकिन मैं जिस एंगल से देखता हूँ कि
हुकूमत के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अदारे के अंदर। शायद हमारे अदारों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो वीक है। हम सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं, अदारों को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जो फंड आप जनरेट कर रहे हैं HIF से, सेहत सहूलत कार्ड से या डिफरेंट मद में, उनको आपको बड़ी ईमानदारी के साथ खर्च करना पड़ेगा, और अगर वो आप करें तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम कहीं ना कहीं अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उसमें हम डेफिसिट हैं। हाल तो कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टिल हमें स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स की आपने बात की। अब डॉक्टर फारूक अहमद नूर साहब ड्राइविंग सीट पे तशरीफ़ लाए हैं। ख़ुद भी एज ए स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लोगों को बड़ा फैज़ मिला उनसे हमेशा, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वो भी यहाँ पे रह के गए हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं यकीनन कि कौन कौन से मामलात हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप जैसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपके हाउस ऑफिसर तक जो पूरी एक चेन बनती है, आप लोग फेस कर रहे होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मिसिंग चेन जो है वो अब कनेक्ट होगा, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी? डेफिनेटली। जहाँ तक फ़ारूक नूर साहब का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि मीरपुर डिवीज़न के हवाले से तो इसलिए थोड़ा सा उनकी थिंकिंग को मज़ीद सोचने के लिए आसानी होगी, क्योंकि इन सेटअप्स में उन्होंने बहुत अरसा काम किया है। यहाँ की जो डेफिशिएंसीज हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हों, सपोर्टिंग स्टाफ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट, वो वेरी वेल अवेयर। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना जब बंदे को चीज़ें पता होती हैं तो फिर रोल प्ले करने में बड़ा आसानी होती है। दूसरा, अभी अगर आप चेन ऑफ कमांड को, पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी को देखें तो बड़ा सूटेबल इन्वायरमेंट है उनके लिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलने के लिए, सीनियर मिनिस्ट्री घर में है, प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स हैं। डेफिनेटली ये किसी भी एरिया के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप अथॉरिटीज़ को बड़े आराम से कन्विंस कर सकते हैं। जी, प्रेसिडेंट मीरपुर से बैठे हुए हैं, तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्स DG जो हमारे थे डॉक्टर आफ्ताब, अगर उनका ना जिक्र करूँ थोड़ी ज़्यादती होगी। जिस टाइम, क्योंकि मेरा टाइम इन दो बंदों के साथ ज़्यादा गुजरा है, फारूक नूर साहब के साथ अभी चल रहा है, और ज़्यादा टाइम आफ्ताब साहब के साथ गुजरा है एज ए डॉक्टर, एज ए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके अंडर। सो उन्होंने भी अपने लेवल पर जो एफर्ट्स किए हैं वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे काम किया उस दौरान कोविड जैसी पेंडेमिक इस ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो आ टपकी थी, और उसमें जो AJK के स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग रहे। सो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है किसी भी ऐसी पेंडेमिक को कंट्रोल और उसमें चीज़ों को फैसिलिटेट करने का उस वक्त के DG साहब को। इसके अलावा डॉक्टर्स के हवाले से जितने लोग देख रहे हैं, ये आपकी इखलाकी बर्तरी होती है कि एक बंदा सीट पे नहीं रहा फिर भी उसके अच्छे कामों को आप उसकी पुश्त के पीछे कैमरे के सामने एप्रिशिएट करें, याद करें। अच्छा काम जो भी करता है उसे याद रखना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा दरवेश दीवाना मौजूद है जो कि उनके अच्छे कामों को याद भी करता है, अप्रिशिएट करता है। वरना अमूमन ये दुनिया जो है बड़ा खुदगर्जी का माहौल है, जिससे गर्ज होती है उसी के गुण गाए जाते हैं, जो चला जाता है उसे किस्सा पारीना बना दिया जाता है। जी प्लीज़ कंटिन्यू करिए। उसके अलावा जो मैं उनका जिक्र कर रहा था कि हम जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी, और उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है आपका, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी जितनी भी प्रमोशंस के जो मसाइल थे, जो सिलेक्शन बोर्ड ने जितनी तेज़ी से पिछले 2-3 साल में हुए हैं, मैं समझता हूँ कि फ़ारूक नूर साहब के लिए ये एक चैलेंज होगा, मतलब इस तरह के कामों का। क्योंकि वो मुझे याद है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, आपके भी सारे दोस्त हैं मीरपुर के डॉक्टर्स, तो वो ये कहा करते थे कि 10-10 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जो है वो सिलेक्शन बोर्ड या नहीं हुआ करते थे, या स्पेशलिस्ट की सीट्स नहीं अनाउंस होती थी, तो अल्टीमेटली वो एज ए मेडिकल ऑफिसर ही 19वें ग्रेड में चले गए, 20वें में जाके रिटायर होते रहे। तो हमारी जितनी यंग लाट है इंक्लूडिंग मी, कि मैं थ्रू PSC आया, बाकी मेरे बहुत सारे कुलीग कुछ PSC के थ्रू आए, कुछ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आए, तो इस वक्त बेशुमार ऐसे डॉक्टर्स हैं या हमारे सपोर्टिंग स्टाफ में लोग हैं कि जो इनके टाइम पे बड़े टाइमली सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए, तो ये डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। अच्छा,
यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका चूंकि वक्त बहुत कीमती है, आपकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं, आगे असाइनमेंट्स हैं जो आपने करनी है। डॉक्टर एजाज अहमद राजा साहब, मीरपुर न्यू सिटी हॉस्पिटल के हवाले से कोई 25,000 की शायद आबादी है वहाँ की, या इससे भी शायद ज़्यादा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं, बेटे बेटी हैं। उसे ऑपरेशनल करने के नुक्ते निगाह से एक ऑर्डर तो जारी कर दिया गया था, लेकिन जहाँ तक मैंने बात को समझा कि जब तक आप मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर्स को इंडक्ट नहीं करते, डॉक्टर्स की वैकेंसीज आप वहाँ पे जनरेट नहीं करते, तब तक आप उधार के मांगे हुए डॉक्टर से या थोड़ा सा DHQ हॉस्पिटल को कंप्रोमाइज़ करके आप किसी दूसरे इदारे को फीड नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने वहाँ पे जाने से इनकार भी किया, जिस पे कुछ वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। मैं ज़रा सियासी नुक्ता निगाह से हटकर चाहता हूँ प्रोफेशनली एजाज साहब आप इस पे राय दें, आपकी राय क्या? अच्छा, आपने जो प्रोफेशनली बात की तो मैं डेफिनेटली प्रोफेशनली ही बात करूँगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक आर्डर हुआ वज़ीर सेहत की मीरपुर के विज़िट के दौरान, मैं समझता हूँ वो आर्डर मन ओबे भी हुआ। देखिए, हमारी जो कम्युनिटी का एक अलमिया है कि वो ये समझते हैं कि रात को बीज बोएं और सुबह जो है वो फल खाना शुरू कर दें। एक ऐसा हॉस्पिटल जो पिछले कई सालों से सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर या 2-3 अदर डॉक्टर्स के साथ चल रहा था, वहाँ एक प्रॉपर रोस्टर के साथ हर स्पेशलिस्ट, जो 4 मेजर स्पेशलिटीज़ हैं, पीड्स, गायनी, सर्जरी और मेडिसन, रोज़ाना की बेस पे मॉर्निंग में वहाँ पे डॉक्टर्स जा रहे हैं। अगर आप रोटा देखें या वहाँ फिज़िकली देखें तो डेली एक स्पेशलिस्ट और उसके साथ 2-3 जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो नियर टू स्पेशलिस्ट हैं। 3rd-4th ईयर का ट्रेनिंग हमारे लोगों का कंसेप्ट नहीं है। 3rd-4th ईयर का ट्रेनिंग नियर टू स्पेशलिस्ट होता है। इवन आर्मी के अंदर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ग्रेडेड सर्जन और ग्रेडेड मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर पेरीफ्री में भेज दिए जाते हैं। हमारे लोगों का ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत है कि जी ये ट्रेनिंग डॉक्टर है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सीख रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हाउस ऑफिसर ये जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी एक ऐसे इदारे को रन करने की कोशिश करते हैं तो उस इदारे के अंदर छोटी छोटी जो कमियां हैं, आप इंसानी जान के साथ चल रहे हैं ना, आप किसी मशीन के साथ नहीं काम कर रहे कि अगर आप तजर्बा कर रहे हैं, उस मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ भी गया तो आप पुर्जा चेंज कर रहे हैं। अगर आपका ऑपरेशन थिएटर, आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, आपकी जो लेबॉर्ट्री है स्पेशली, वो ग्रेजुअली उसमें फंक्शनिंग आएगी, उसमें ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होगी। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हमें बहुत जल्दी में अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बात जिक्र की, वो उसको मैं इंडोज करूँगा कि पहली चीज़ ये है कि न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, सर्जन की, स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, वहाँ एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट है। ये पोस्टें गवर्नमेंट को फिल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देखें वो एक अलग हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अपनी जो HR है, वो जो स्पेशलिस्ट कैडर की है, वो पूरी नहीं होगी, या मेडिकल ऑफिसर्स अगर कम है वो इनहेंस नहीं होंगे तो मसाइल रहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो पार्ट एंड पार्सल डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल का भी है, उसको हम क्योंकि वो टीचिंग हॉस्पिटल है तो उस हिसाब से वो हमारा पार्ट एंड पार्सल भी है। इसी वजह से ये जो अकामात हुए और डॉक्टर्स ने जाना शुरू किया, ये इसी पॉइंट से जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ा तंबल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर राइट चीज़ प्रॉब्लम है वहाँ आप प्यार से उसकी निशानदेही करें। मतलब सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अगर आप ये चाहें कि आपकी वहाँ पे 10-10 सर्जरीज हों तो पॉसिबल ही नहीं है। घर से मरीज़ नहीं लाए जा सकते। मेरी अपनी मिसेस गायनाकोलॉजिस्ट है, वो जा रही हैं, एवरेज पेशेंट 8-10-12, प्रोफेसर साइमा, मतलब सारी जा रही हैं। मैं आप एक एक का नाम लूँगा तो ज़्यादती हो जाएगी। तो अब वो पेशेंट का फ़्लो बनने में टाइम लगेगा। जब फ़्लो बनेगा तो एडमिशन होंगे तो सर्जरीज होंगी, एक चीज़। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ये भी पता चलता रहेगा कि इस चीज़ को यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो हमें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि कल मैं एक इंटरव्यू रात को 12-1 बजे सोने से पहले सुन रहा था, और वो सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद हमसे ये गलत डिसीजन हुआ न्यू सिटी वाला, कि जिस अंदाज से उस इंटरव्यू में बात की गई कि जी कसाई हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, ये इधर आने को काम का, ये आराम खाने के आदी हुए हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा मुहज़्ज़म माशरे की लैंग्वेज को जो है वो अपनाने की कोशिश करें। इन अल्फाजबाजियों पे या इस पे के अंदर कोई भी डॉक्टर यहाँ बैठा इस पे के लिए नहीं काम कर रहा।
वो सिर्फ अपनी एक बाइंडिंग है इस एरिया के साथ, अपने अदारों के साथ, अपने सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के रिमार्क्स कम्युनिटी को डिमोरलाइज करते हैं रादर दैन के इम्प्रूवमेंट के। लोग मुझ जैसा बंदा तो बड़ी तमल मजाजी से वो सुनने के बाद इस पॉइंट पे आ गया, यार कुछ नहीं हो सकना है इस कौम का। लेकिन बेशुमार हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं ये जो सेंटिमेंटल होते हैं कि यार जब हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं, हम काम करने को तैयार हैं, हम किसी बाइंडिंग पे नहीं काम करने को तैयार, हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो जब इस तरह के रिमार्क्स होंगे तो लोग डिमोरलाइज होते हैं। हमें बोलते वक्त एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ये मेरी सबमिशन है न्यू सिटी के वो कौंसलर हजरात काबिल इज़्ज़त हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, हमारे लिए भी बहुत मोहतरम है। लेकिन अल्फाज के चुनाव को बड़ा तमल मजाजी से किया करें। खुदा न ख्वास्ता अगर यही अल्फाजबाजी चलती रही तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि यहाँ से मैक्सिमम यंग लाट उठ के बाहर चली जाएगी। यहाँ पे जितने भी ये हमारे पॉलिटिकल दोस्त हैं, मैं इनसे दरख्वास्त पहले भी करता रहता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। मैंने सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम से लेकर मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक तक कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जिसका इंटरव्यू ना किया हो। पॉलिटिशियंस को जितने क्लोजली मैंने देखा है, जितना क्लोजली खलवत व जलवत में उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग शायद कम जानते हों या कम लोगों को इतना तजुर्बा हो। 135 अरब रुपए का बजट कहाँ पे खर्च हो रहा है? गैर तरक्याती अखराजात पे। 28 अरब रुपए का बजट आपका खर्च हो रहा है तरक्यात, सो कॉल्ड तरक्यात पे। उसमें भी मैक्सिमम जो है वो आप सड़कों में और बिल्डिंग्स में घुसा देते हैं। आप हेल्थ को दे क्या रहे हैं? रही बात 2 अरब 3 अरब रुपए का बजट जो आप हेल्थ वालों को दे रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट ये क्या दे रहे हैं, ज़रा उसको आपस में आप मैच करें, कंपैरिजन करें। ये जितने डॉक्टर्स यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, ये इनकी मेहरबानी है कि यहाँ सर्विस दे रहे हैं, वरना जो सैलरी स्ट्रक्चर हम इनको यहाँ पे ऑफर करते हैं इससे मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 6 और 7, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मैं ऐसे डॉक्टर्स भी जानता हूँ जो मुझसे जूनियर हैं उम्र में, 25 लाख 30 लाख रुपए तक इस वक्त वो दुबई में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरब में ले रहे हैं। यूरोप अमेरिका की तो बात छोड़िए। ये अगर लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेहरबानी करके ड्यू रिस्पेक्ट ये आप इनको दे सकते हैं। वैसे तो व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, रब ही इज़्ज़त देता है, रब ही ज़िल्लत देता है। हार्श अल्फाज इस्तेमाल न करें और ज़रा अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें कि 138 अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं। ये 2-3 अरब रुपए आप इनके डिपार्टमेंट में दे के तो समझते हैं कि बड़ा एहसान कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ज़रा फास्ट फायर एक राउंड कर लें। ये बताएं कि आज अखबार में मैं देख रहा था मुख्तलिफ चीज़ें, मैंने देखा है डॉक्टर साहिबान बेचारे एक टेंडर किस्म का सॉफ्ट टारगेट बन के आते हैं। वो देखें जी, बच्चा पैदा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने उसकी बाजू तोड़ दी। बाद में मैंने पढ़ा कि एक्सप्लेनेशन क्या थी? आपकी नज़र से गुजरी होगी। देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। हमारा वही बात है, हम शार्ट टेम्पर्ड हैं, फौरी राय बना लेते हैं। राय बना के मीडिया की जीरत में मदर के पेट के अंदर ही उसके कंजेनिटल बाजू का इशू था, वेस्कुलर एनॉमली है उस बच्चे की। अगर उस बच्चे को, और उसकी जो पोजीशन थी, जो मेरी अपनी मिसेस गायनाकोलॉजिस्ट है, जब मैंने उससे डिस्कस किया, आल दो कि उनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जो उनके जूनियर्स ने उनको बताया या जो रिपोर्ट्स देखी, तो वो जो उस बच्चे की पोजीशन थी वो एबनॉर्मल थी, एक चीज़। दूसरा, वो कंजेनिटल उसके बाजू का इशू है, पैदाशी तौर पर जो जिस तरह दिल के इश्यूज होते हैं और बेशुमार जो पैदाशी मसाइल होते हैं, वो बच्ची उस तरह के मसाइल का शिकार थी। अब उस पे प्लस्तर को जो है वो इतना हाईलाइट कर दिया गया जी, ये प्लस्तर और बाजू तोड़ दिया गया। मैं देख रहा था कुछ साहब लिख रहे थे कि जी सर पे पट्टी क्यों की हुई है। खुदारा यकीन रखें अपने लोगों पे। देखें, मेरी अपनी बेटी है, तो मैं किसी की बेटी के साथ कैसे सोच सकता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर ज्यादती करूँगा। ये एक कॉमन सी बात है ना। जब हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो लिखते वक्त यही सोचा करें कि यार कैसे एक डॉक्टर या कोई भी बंदा आपके पास अगर कोई ज़रूरतमंद आए, आप उसकी हेल्प कर सकें ना कर सकें, लेकिन आप ये तो नहीं करेंगे कि उसको साथ कोई जुल्म और ज्यादती करके भेज दें। हम अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो शायद आपके साथ ज्यादती नहीं कम से कम करेंगे। अच्छा, नाजुक सवाल अब यहाँ पे आता है कि जो बंदा यहाँ पे जिसको मतलब थोड़ा सा गुस्सा आता है, तैश आता है, पहले तो आपके आके शीशे वीशे तोड़ते थे, अब थोड़ा सा चलें वहाँ पे कुछ लोगों ने एहतियात करना शुरू की,
फिर सोशल मीडिया पे मड स्लिंगिंग शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों की फैमिलीज़ हैं, बाल बच्चे हैं, लाइफ है आपकी, वो डिस्टर्ब होती है। अब हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एडीसीजी साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अब वो आपके मामलात में दखील हो रहे हैं। पहले जहाँ तक मैंने देखा था माजी में, आपकी अपनी जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका काम है कि वो चीज़ों को देखें। तो अगर ये लोग इस चीज़ में एंट्री मारना शुरू कर देंगे तो कल आप भी इनसे पूछेंगे कि आलिजा ये आपके ज़िले के ये मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? बस देखें, वही जो मैंने पहले बात की थी कि छुपे अल्फाज में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं ये। मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दायरे इख्तियार और अपने अदारे की जो इज़्ज़त व एहतराम है उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी दूसरा अदारा उसी वक्त इंटरवीन करता है चीज़ों के अंदर जब आप अपने अंदर अब चीज़ों को उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पे एमडीए है, यहाँ पे बल्दिया है, यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ पे डीसी ऑफिस है, यहाँ पे एसी ऑफिस है। इन ऑफिस में ये लोग अपने काम क्या ठीक कर रहे हैं? पब्लिक से जाकर रिश्वत का रेट पूछिए, आपको लग पता जाएगा कि किस काम के लिए कितने पैसे उसको देने पड़ते हैं। अच्छे लोग भी हैं, शौकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, यासर रियाज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अपना एडीसीजी मेरा ख्याल है वो भी यासर महमूद साहब हैं, अच्छे आदमी हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो ज़रा कंपैरिजन करके फिर आप माल पानी लेके मेडिकल डिपार्टमेंट पे आप चढ़िए ना। नहीं, उसमें ना नेचर ऑफ जॉब का डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें समझने की। देखें, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस है आपकी, चाहे जुडिशरी है, हर एक का अपना अपने दायरा इख्तियार है और अपना डोमेन है और उसके अपने कुछ इख्तियारात हैं। हॉस्पिटल के पे मेडिकल सुपरडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं, अपनी पोजीशंस हैं। तो मेरे ख्याल में हर अदारे को अपने उसी हिसाब से चलना होता है और उसी हिसाब से चल रहे हैं। जहाँ तक हमारी ये हॉस्पिटल की बात है, तो मेरे ख्याल में अगेन वही बात है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें सबमिसिव नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी, मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ, जहाँ हमारी कमियाँ, देखें हम एक ऐसे कंप्रोमाइज सेटअप के अंदर काम कर रहे हैं कि जो आपने पहले जिक्र कर दिया कि बजटिंग की क्या सूरत हाल है और सिस्टम की क्या सूरत हाल है। ऐसी कंप्रोमाइज सिचुएशन में हमसे गलतियाँ भी होंगी, हमसे मामलात ख़राब भी होंगे और यकीन करें कि जब हमें, मैं खुद अपना ही एक बताता हूँ कि जहाँ पे भी ये फील होता है कि यहाँ पे किसी डॉक्टर या पैरामेडिक्स या स्टाफ की कोताही की वजह से चीज़ें हुई, हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं कि उसको एड्रेस करें, क्योंकि लोग हमारे पास दर्द के साथ आते हैं, हमने उनको शफा देनी है। अगर हम शफा ना दें तो कम से कम उनका दर्द कम हमें करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे कल परसों भी कुछ कुलीग बता रहे थे एक फौतगी पे, और मैं खुद भी ये फील करता हूँ कि जब वार्ड में पेशेंट दाखिल होता है तो काफ़ी बदसलूकी का सामना उसे करना पड़ता है। उसमें जो दो बड़े इशूज़ हैं, एक तो लिमिटेड स्टाफ। अगर एक नर्स 20 मरीज़ों को देखेगी तो ये दुनिया के कोने में किसी कोने में ऐसे नहीं होता। तो एक तो वो कितनी खुश, वो कैसे आपको ग्रीट भी करे, थैंक यू भी बोले और आपकी जो है वो गिवन ट्रीटमेंट भी दे। इसी तरह अगर एक वार्ड के अंदर 20 बेड पे एक वार्ड बॉय होगा तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरी रिक्वेस्ट अपने इस सारे सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स और हमारे यंग डॉक्टर से भी है कि जहाँ तक हो सके खुश इखलाकी का मुजाहरा करें। जो मैं फील करता हूँ वो ये फील करता हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप और इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन ये लोगों में ज़्यादा अनरेस्ट पैदा कर रही है और इस पॉइंट पर लोग भी ठीक है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा लाइटर नोट पे, आप शहर में जब मीरपुर में एंटर होते हैं या आपका कोई मेहमान इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, ज़ाहिर है अब आप CPSP का हिस्सा हैं, UHS का हिस्सा हैं, यहाँ पे भी लोग एग्जामिनर्स आते हैं, तो लोग आते हैं आपके पास यहाँ शहर में, तो क्या वो बताते हैं आके माशाल्लाह जगह जगह जो कूड़े के ढेर पड़े हैं, आते साथ ही एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम यहाँ पे खूबसूरत सा हमारी बल्दिया ने कर रखा है, क्या वो जिक्र करते हैं आपसे? वैसे तो क्योंकि अगर आप ये देखें ना तो ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, तो जिन शहरों से वो आते हैं अगर इस्लामाबाद को हम निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि मीरपुर काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। तो पॉइंट आप ठीक हाईलाइट कर रहे हैं। डेफिनेटली अदारों को जो है, जब ये इतना अच्छा प्यारा खूबसूरत शहर है तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्लांटेशन,
और जगह जगह जो ये गंदगी के ढेर हैं इनको साफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा, जो चीज़ मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदा, हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के अपनी अपनी चीज़ों को ज़रा करेक्ट करने की कोशिश करे तो बेहतर हो सकता है। बहुत सारा काम बेहतर हो सकता है। अगर मैं ये उधर पॉइंट आउट करने के बजाय मैं इधर पॉइंट आउट करूँ तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, डीएचक्यू डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अब आप ईएनटी की सर्जरीज भी करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मेडिकल का पूरा डिपार्टमेंट है, ईएनटी, गायनी, सर्जरी, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह पे, पीड्स भी मौजूद है, कार्डियोलॉजी भी मेडिकल के अंडर आता है। अब आप क्या समझते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अनवारुल हक साहब और जनाब सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जनाब वज़ीर सेहत आमा जनाब अंसर निसार अब्दाली साहब और फ़ारूक अहमद नूर साहब, सेक्रेटरी हेल्थ कौन है आजकल जी? जनरल सत्तार साहब, ये सब लोग आपको किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करें कि ये जो डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है मीरपुर, भिम्बर और कोटली, 20 लाख के करीब ये आबादी को कैटर करता है, यहाँ पे पब्लिक को सर्विस डिलीवरी बेहतर मिल सके? लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में आपका BHU और RIC और THQ है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि इन तीनों बड़े हॉस्पिटल्स पे जो बर्डन है वर्क का वो इसलिए है कि आपकी जो बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक चीज़ें हैं वो भी अगर आपके BHU, RIC और THQ में नहीं होंगी तो लामाला लोगों को बड़े DHQ की तरफ आना पड़ेगा। एक तो यह है कि उस जो एक गांव में बैठा हुआ है समानी, अगर वहाँ समानी THQ फंक्शनिंग हो और उसके जो टाउन्स हैं वहाँ BHU फंक्शनल हो तो उसको भिम्बर या मीरपुर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक तो ये प्रॉब्लम है कि वो हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा इन अदारों पर बर्डन बढ़ता रहेगा और चीज़ें क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड होती रहेंगी लेकिन क्वालिटी सर्विसेज नहीं होंगी। एक चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट डिवीजन के अंदर जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल है तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट को फुली फंक्शनिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ फिर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जी मेडिसन में 2 बंदे हैं तो जी काफ़ी हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि आपको पूरी टीम की एलोकेशन करनी पड़ेगी। फिर आपको उन स्पेशलिटी या उन डिपार्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे बर्न पूरे AJK में नहीं है, कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कैंसर का पूरे AJK में कोई सेटअप नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप शौकत खानम, नूरी या अनमोल जैसा सेटअप बना दें, लेकिन एटलीस्ट कीमोथेरापी तक तो आपको जो है वो सिस्टम लॉन्च करना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेट है कि आज तक हमारे पूरे सिस्टम के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट की पोस्ट ही नहीं है। सो फिर आपको अगर आप ये कहें कि जी आपको रेफरल मिनिमाइज़ करना है, आपको विद इन स्टेट लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करनी है, तो जो सुपर स्पेशलिटी जो आज की नीड है वो आपको डिविजनल हेडक्वार्टर में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो आपके DHQs हैं वहाँ पे आप अगर बेसिक लेवल पे भी चीज़ों को रखेंगे तो सफिशेंट है। लाइक भिम्बर है तो मेडिसन, गायनी, सर्जरी, पीड्स, ENT बेसिक जो स्पेशलिटीज़ हैं अगर वहाँ, और जो अगर ऑन्कोलॉजी है वो मीरपुर में है, बर्न मीरपुर में है, वेस्कुलर सर्जन मीरपुर में है, कैथ लैब मीरपुर के अंदर है। सो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हर ज़िले के अंदर आप हर स्पेशलिटी को इंट्रोड्यूस करवा पा रहे हैं। सो आपको हर डिवीजन में एक सेटअप को टर्शरी के लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। हम कहने को तो अपने आप को डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल कह रहे हैं, हम कहने को टीचिंग और टर्शरी भी कहते हैं कई जगहों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे तीनों सेटअप जो डिवीजन्स के हैं वो इस वक्त एक अच्छे बड़े सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम को के बराबर भी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हम खुद नहीं कुछ करना चाहते तो हम सिंपल किसी भी पाकिस्तान के, पंजाब के, फेडरल के टर्शरी केयर यूनिट का मॉडल उठाएं और डिवीजन लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कर दें। आपको बहुत सारे मसाइल का हल मिल जाएगा। अब एक दो बातें, ये जो बात आपने कही है कि मॉडल उठाएं, उसमें जो चीज़ें 1 2 3 4 5 लिखी हैं उन्हें आप यहाँ पे डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दें। इनकी न सुनें, जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं आप उनको फॉलो कर लें। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर साहब जो हैं यहाँ पे मीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, रावलाकोट में भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज चल रहा है, मुजफ्फराबाद में भी चल रहा है। एक र्यूमर हर कुछ अरसे बाद उठती है कि जी गवर्नमेंट वॉर कर रही है कि खुदा न खास्ता 1-2 मेडिकल कॉलेज शहीद कर दिए जाएँ, क्योंकि जितने मेडिकल ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं नौकरियां कोई नहीं है,
99% यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो बात उठती है, इसको आप क्या कैसे देखेंगे? नहीं देखिए, ये जैसे आपने खुद कहा ये रूमर है, तो मैं तो पूरे वसूख से कहूँगा कि ये रूमर ही है। ना गवर्नमेंट के एंड पे, ना हेल्थ डिपार्टमेंट के एंड पे, किसी भी जगह पे ये डिबेट्स इवन सोच भी नहीं है कि कॉलेजेस को बंद करने के हवाले से। इसमें अलग बात नहीं है। दूसरी बात मैंने पूछी कि 99% हमारे बच्चे वैसे तो चलें, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, लेकिन अपनी मट्टी को छोड़ के कौन जाता है? इन बच्चों को ज़ाहिर है स्पेशल वहाँ पे मिल रही हैं चांसेस, इसलिए जा रहे हैं। 99% हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, क्या कहते हैं? हाँ, ये ज़रूर अलमिया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट को इस एंड पे जो देखने की ज़रूरत है वो ये देखने की ज़रूरत है कि जॉब क्रिएशन। लेकिन अगर करंट सिनेरियो में आप देखें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आज़ाद कश्मीर हो, को तो गवर्नमेंट सर्विसेज को डिस्करेज किया जा रहा है, शायद पॉलिसी ही कुछ ऐसी है। तो इसके अंदर एडाक का जो ट्रेंड अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अभी एक बड़ा सा ऐड है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेने की प्रेफरेंस की जाएगी, मतलब पेंशन को अवॉइड किया जाए और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड लिया जाए। ये इतना बुरा काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की ज़रूर है कि एटलीस्ट जो आपकी गिवन स्लॉट्स हैं बजट के अंदर वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप नई स्लॉट क्रिएशन पे नहीं भी जाना चाहते, तो अगर आपकी गिवन स्लॉट्स को फुलफिल कर दें तो तब भी आपके काफ़ी डेफिशिएंसीज पूरी हो सकती हैं। काफ़ी सरप्राइजिंग से स्टैटिस्टिक्स हैं कि आप स्पेशलिस्ट कैडर को उठाएं, मेडिकल कैडर, जनरल कैडर को उठाएं, या आप अपना जो पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ, तो जो बजट के अंदर पोस्टें हैं जितने भी अक्रॉस द AJK की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑलमोस्ट 25% आपको हाल ही मिलेंगी, 25-30%, ठीक है। सो अगर वो फुलफिल हो जाए तो काफ़ी हद तक जो हमारा ये अनरेस्ट होता है कि पेरीफ्री में या DHQ के लेवल पे लोग नहीं काम करते, सिर्फ डिवीजनल लेवल पे आने को प्रेफर करते हैं, एक तो वो एड्रेस हो जाए और लोगों को बेहतर सर्विसेज मिलें। दूसरी जो चीज़ है वो जब मेडिकल कॉलेज हैं, डेफिनेटली तो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये टू सम एक्सटेंड ऑटोनोमस अदारे की फॉर्म में चल रहा है। गवर्नमेंट किसी हद तक ऑन कर रही है, किसी हद तक नहीं। तो इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए पॉलिसी को मुरतब करने की ज़रूरत है। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की आपने बड़ी सीरियस से कोशिश अरसे से की थी, वो प्रोफेसर मियाँ रशीद साहब यहाँ पे प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर भट्ट साहब यहाँ पे, इमरान आजम भट्ट साहब आए थोड़ी देर के लिए, प्रोफेसर अमजद महमूद खान साहब आए, अब तो आपके पार्ट एंड पार्सल फैसल बशीर साहब हैं, सदर साहब मीरपुर से हैं, बैरिस्टर साहब अनवारुल हक साहब भिम्बर से हैं, मीरपुर डिवीजन से, अब्दाली साहब यहाँ पे मीरपुर डिवीजन से हैं। आप प्रोफेशनल बुनियादों पे अगर इनको समझाएं तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो हज़ारों नौकरियां भी पैदा करेगी और ये पैसा भी जनरेट खुद करेगी। अपना नज़र समझाते क्यों नहीं आप इनको? नहीं देखें, इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पे बड़ी सीरियस अटेम्प्ट चली थी, बैरिस्टर साहब ने उसमें काफ़ी काम किया और हम तो पूरी उम्मीद थे कि बहुत जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी का अनाउंस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनरेस्ट जो AJK गवर्नमेंट के अंदर 2-3 सालों के अंदर आपके सामने सिचुएशन है कि किस तरह रिजीम्स चेंज होती रही, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रख सके। अभी भी हमारी कोशिश भी है और हमारी ख्वाहिश भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज AJK की होनी चाहिए। आल दो के जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके जहन में ये चीज़ बड़ी स्ट्रांग अंदाज से घुसी हुई है कि शायद यहाँ कम्पिटेंसी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो डॉक्टर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, उनकी वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि किसी भी अदारे को परखने और देखने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज बनाने होते हैं, कुछ आपको स्टैट्स देखने होते हैं। मेरे ख्याल में स्टैट्स की अगर बात करूँ तो तीनों मेडिकल कॉलेजेस के इस वक्त बच्चे जो हैं 50% से ज़्यादा वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इंटर हुए हैं। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट जोक, मतलब आपको यू हैव टू पूरे पाकिस्तान का मुकाबला करके आपको वो एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब आप इंटर होते हैं। आपकी अराउंड 20-30% लोग अब्रॉड बैठे हुए हैं और वो चाक मारने के लिए नहीं है, वो प्लेब USMLE या वहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं। पाक आर्मी के अंदर देखें तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस की। सो अगेन अगर कमियां कुताहियाँ हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगी, वो पॉलिसी मेकर्स की होंगी, वो मैं उसको मैं इंटरप्रेट करूँ तो वो इस तरह की होंगी कि जब आप इनसफिशिएंट फैकल्टी के साथ काम करवाएंगे, जब आप एडाकिज्म को प्रमोट करेंगे, सिर्फ उसी पर डिपेंडेंसी रखेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। आपको सेल्फ सस्टेनेबल पॉलिसी, मैं हमेशा से
हमारे जो स्टेट के अक्सर डॉक्टर्स मुझ पे इस पे एतराज़ भी करते हैं कि जी DOH और आप कॉन्ट्रेक्चुअल की जो है ना वो हमेशा साथ लेके बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बनाए वो सस्टेनेबल पॉलिसी हो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली इंटीग्रल पार्ट है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो पाकिस्तान की भी हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप कोई नहीं करता। आप देखें, मैं कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट जॉब में आया और मैं अगर अपनी सैलरी और अपनी बाकी चीज़ों को आपके सामने रखूं तो आप हैरान होंगे कि आप पागल थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से इधर आए। एक चीज़, दूसरी अनरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और तीसरी इसके अंदर आपको जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट एक टाइम पे था वो नहीं है। आपको कोई भी बंदा उठ के थैंकलेस है। सो सस्टेनेबल पॉलिसी की ज़रूरत है। और आखिर में एक मोटी सी बात कि मेडिकल कॉलेजेस को गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि ये अपना बजट भी जनरेट करें तो ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखें, आज हर बच्चे की जो मेरिट से थोड़ा डाउन होता है उसकी ख्वाहिश होती है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चला जाए। वो यहाँ से कराची चला जाएगा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में, वो यहाँ से चाइना चला जाएगा, रशिया चला जाएगा, वो हैदराबाद, वो लाहौर, वो दूर दराज एरिया में चला जाएगा, लेकिन उसने MBBS करनी है। सो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर 20-30 सीट्स को सेल्फ फाइनेंस पे ले जाएं तो कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट का अदारा है, राउंड द क्लॉक वो बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। सो आप उस फी से आपकी जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सीरियस लेके जो फैकल्टी की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करे और चीज़ों को इस लाइन पे सोचे। अगर इस लाइन पे नहीं सोचेंगे और यही रहेगा कि जी कंप्रोमाइज्ड हैं, काम नहीं कर रहे, UHS अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, तो फिर ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर एजाज अहमद राजा, ENT सर्जन कंसल्टेंट, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इनकी इंतहाई अहम गुफ्तगू आपने जितना मेडिकल सिस्टम है इस हवाले से पब्लिक की जो मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं, पब्लिक के हकूक़ हैं और इनके जो मसाइल हैं वो आपने सुनी। मैं सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर सेहत अंसर निसार अब्दाली, चीफ सेक्रेटरी दाऊद वारिख साहब और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं जनरल क्या नाम बताया था? सतार साहब जो आजकल काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से, फारूक नूर साहब तो ज़ाहिर है पार्ट एंड पार्सल हैं जो कि DG हेल्थ हैं, उनसे गुजारिश करूँगा मेहरबानी करके चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आइए सब अपना अपना मौसर तरीन किरदार अदा करें। एजाज साहब आप कोई पैगाम देना चाहते हैं सोसाइटी को तो दीजिए। ENT पे हम अगले इंटरव्यू में बात करेंगे। बस सिंपल वही है, फ्राज के शेर के साथ ही एक पैगाम है कि वो शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। उधर ना देखें इधर ना देखें, अपना रोल प्ले करते रहें, सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। बहुत खूबसूरत सोसाइटी है ये। तो अगर मीरपुर में हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी करोड़ों रुपए अपनी ज़ाती जेब से खर्च करके बना सकते हैं, चौधरी ज़हूर हुसैन अपनी बेटी के नाम पर साइका ज़हूर किडनी डायलिसिस सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे 4 मशीनों से डॉक्टर ताहिर साहब 26, 27, 28 मशीनों 30 मशीनों तक ले गए। अगर यहाँ पे दीगर इदारे बन सकते हैं, कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट अरबों रुपए का एक इदारा खड़ा हो सकता है। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी साहब सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैं इंडस हॉस्पिटल मीरपुर में बना दूँ। यहाँ पे जोबिया ट्रस्ट बन सकता है फॉर स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चिल्ड्रन। यहाँ काइस जैसा इदारा बन सकता है। ये लोग तो देने वाले लोग हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी विल तो शो कीजिए। और जो लोग एतराज़ करते हैं, मेरी दरख्वास्त है दस्त बस्ता कि ऐसी बात करिए जिससे अगले का दिल जीत लें। आप दिल पे खराशें डाल के आप सोचें कि आप कोई काम ले लेंगे, मुमकिन नहीं है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।